नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग संगम वंश को पढ़ रहे हैं। संगम वंश के अंतर्गत हम लोगों ने हरिहर को पढ़ा, बुक्का को पढ़ा, हरिहर प्रथम को पढ़ा, तमाम राजाओं या शासकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने संगम वंश के अंतर्गत देवराय सेकंड को पढ़ा था, जिनका शासनकाल 1422 से लेके 1446 ईस्वी तक था। ठीक है, जिन्होंने गज बेटकर की उपाधि धारण किया, इनमाद देवराय की उपाधि धारण किया तथा सामान्य लोग जो है उन्हें दैवी शासक इंद्र का अवतार कहते थे। इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग देवराय सेकंड के बाद मल्लिकार्जुन को पढ़ेंगे। संगम वंश को हम लोग पढ़ रहे हैं, संगम वंश। ठीक है, पढ़ेंगे हम मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन जिनका शासनकाल है 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि मल्लिकार्जुन ने जो उपाधि धारण करी थी, कौन सी उपाधि थी? इमादि देव राय। क्या? इमादि देव राय। इमादि देवराय के साथ साथ प्रौढ़ देवराय। क्या? प्रौढ़ देवराय के साथ ही साथ इन्होंने भी गज बेटकर, किसका? गज बेटकर। क्या है? ये सब उपाधि है। मल्लिकार्जुन जो है अपने पिता की भांति, इनके पिता कौन थे? देवराय। मल्लिकार्जुन अपने पिता की भांति इमादि देवराय, प्रौढ़ देवराय, गज बेटकर की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, अब देखेंगे कि मल्लिकार्जुन अपने पिता देवराय के भांति, हमने बताया देवराय की भांति उन्होंने क्या? गज बेटकर, मतलब कि हाथियों के शिकार में महारत हासिल करने वाला की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, मल्लिकार्जुन राज्यारोहण के समय क्या था? अल्पायु का था। ठीक है, अल्पायु का था। जब ये राजा बना था तो क्या था? अल्पायु का था। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे मल्लिकार्जुन चूंकि अल्पायु का था, इस स्थिति का लाभ उठाकर कौन? बहमनी शासक अलाउद्दीन। कौन? बहमनी शासक, अलाउद्दीन और बहमनी शासक अलाउद्दीन और उड़ीसा के गजपति शासक, उड़ीसा के कौन? गजपति शासक उड़ीसा के गजपति शासक कौन? कपिलेश्वर। कौन? कपिलेश्वर। ठीक है, कपिलेश्वर ने क्या किया? संयुक्त रूप से बहमनी शासक और उड़ीसा के गजपत के कपिलेश्वर शासक इन लोगों के संयुक्त रूप से विजयनगर पर क्या करा? आक्रमण कर दिया। ठीक है,
विजयनगर पर इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर क्या करा? आक्रमण करा। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मल्लिकार्जुन ने उनके इस अभियान को क्या करा? इनके इस अभियान को विफल कर दिया। इनको इसमें सफलता नहीं मिली। ठीक है, फिर आप देखेंगे अंत में क्या हुआ? गजपतियों ने, अंत में गजपतियों ने या उड़ीसा के गजपतियों ने क्या किया? उसके कोंडवीर और उदयगिरी नामक, कोंडवीर और उदयगिरी नामक दो महत्वपूर्ण किले को छीनने में सफल रहे। कौन कौन? किसके किले को? मल्लिकार्जुन के या विजयनगर के साम्राज्य में जो दो किले थे, कौन कौन किले थे? एक था कोंडवीर, कोंडवीर तथा कौन? उदयगिरी। ठीक है, कोंडवीर और उदयगिरी क्या किले को छीनने में कौन सफल हुआ? गजपतियों ने। ठीक है, गजपतियों ने सफलता हासिल करी। अब देखेंगे कि मल्लिकार्जुन के शासनकाल में माहुयान नामक चीनी यात्री, कौन? ये पूछा गया है कई बार, ध्यान दीजिएगा। माहुयान नामक चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? कि मल्लिकार्जुन के शासनकाल में समुद्री यात्रा कर विजयनगर आया था। कौन सी यात्रा किया था इसने? इसने समुद्री यात्रा करके विजयनगर आया था। ठीक है, अब देखेंगे कि मल्लिकार्जुन की मृत्यु क्या होती है? 1465 में। 1465 में मल्लिकार्जुन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन? विरूपाक्ष सेकंड था। कौन था? विरूपाक्ष सेकंड। विरूपाक्ष सेकंड जो है किसका उत्तराधिकारी हुआ? मल्लिकार्जुन का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, जिसका शासनकाल आप देखेंगे 1465 ईस्वी से लेके 1485। कितना? 1465 ईस्वी से लेके 1485 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ठीक है, देखेंगे विरूपाक्ष सेकंड जो है संगम वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, ये कौन है? ये संगम वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, इसके शासनकाल में आंतरिक विघटन व बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप क्या होता है? संगम वंश का पतन आरंभ हो जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल से ही क्या होता है? पतन आरंभ हो जाता है। किसका? संगम वंश का। ठीक है, संगम वंश का पतन आरंभ हो जाता है। अब देखेंगे कि बहमनी वजीर महमूद गवां, कौन? बहमनी का जो वजीर है, कौन है? महमूद गवां। महमूद गवां तथा उड़ीसा के गजपति नरेश, कौन? कपिलेश्वर। ये हार नहीं मान रहे हैं। महमूद गवां और कपिलेश्वर। एक कपिलेश्वर कौन है? ये उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेश्वर हैं। इन्होंने क्या करा? इन्होंने पुनः जो है दोनों लोग मिलकर क्या करा? विजयनगर पर आक्रमण करा। ठीक, जिसमें आप देखेंगे बहमनी साम्राज्य ने, ठीक है, बहमनी शासक, इसके पहले कौन? इसके पहले गजपति ने कोंडवीर तथा उदयगिरी के किलों को जीता। अब देखेंगे बहमनी शासक क्या करता है? बहमनी शासक ने गोवा, दाबुल और चौल, कौन?
गोवा, दाबुल, चौल। गोवा, दाबुल, चौल। और कथा देखेंगे कौन? कथा गजपतियों ने उदयगिरी व विजयनगर साम्राज्य के आंध्र प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। किस पे? उदयगिरी तथा विजयनगर के आंध्र प्रदेशों पर क्या करा? अधिकार कर लिया। ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर की प्रथम पराजय थी। ठीक है। बहमनी शासक विजयनगर साम्राज्य को पहली बार यहां पराजित किया। किसके समय में? विरूपाक्ष के समय में। ठीक है। विरूपाक्ष के समय में पहली बार विजयनगर साम्राज्य जो क्या होता है? पराजित होता है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पहली बार बहमनियों से पराजित होता है। विरूपाक्ष सेकंड जो संगम वंश का अंतिम शासक है उसके शासनकाल। ठीक है। आप देखेंगे इसके बाद 1485 ईस्वी में क्या होता है? विरूपाक्ष के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है। विरूपाक्ष का पुत्र ही विरूपाक्ष सेकंड की हत्या कर देता है। ठीक है। और आप देखेंगे इसके बाद प्रौढ़ देवराय। कौन? इसके बाद प्रौढ़ देवराय। इसके बाद प्रौढ़ देवराय 1485 ईस्वी में शासक होता है। अब आप प्रौढ़ देवराय कौन है? प्रौढ़ देवराय विरूपाक्ष सेकंड का क्या है? विरूपाक्ष सेकंड का पुत्र है। विरूपाक्ष की हत्या करने के बाद कुछ समय तक प्रौढ़ देवराय क्या करता है? गद्दी पर, संगम वंश की गद्दी पर बैठा। और यह घटना क्या कहा जाती है? ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इस घटना को कहा जाता है प्रथम बलापहार। क्या? इस घटना को प्रथम बलापहार मतलब कि जबरन सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है। जबरन सत्ता का हस्तांतरण करता है। ठीक है। आप देखेंगे प्रौढ़ देवराय के गद्दी पर बैठते ही क्या हुआ? राज्य में अराजकता व्याप्त हो गई। क्यों व्याप्त हो गई? क्योंकि इसने अपने पिता विरूपाक्ष सेकंड की हत्या करा था। जिसका उल्लेख कौन करता है? इसका उल्लेख प्रथम बलापहार की और अव्यवस्था उत्पन्न होने का उल्लेख कौन करता है? पुर्तगाली यात्री नुनीज। कौन करता है? इन सब का उल्लेख पुर्तगाली यात्री नुनीज जो है उक्त घटना का उल्लेख करता है। ठीक है। अब देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में व्याप्त इस अराजकतापूर्ण स्थिति को देखकर क्या होता है? चंद्रगिरी के गवर्नर कौन? सालू नरसिंह। कहां के? चंद्रगिरी के गवर्नर कौन है?
सालुव सालुव नरसिंह क्या करते हैं, राज सिंहासन पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, राज सिंहासन पर राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा एक नए राजवंश, कौन, सालुव वंश की स्थापना करते हैं। तथा एक नए राजवंश, कौन सा राजवंश, सालुव राजवंश की स्थापना करते हैं, जिसका शासनकाल आप देखेंगे 1485 ईस्वी से लेके 1485 ईस्वी से लेके 1505 ईस्वी तक। ठीक है, 1505 ईस्वी तक रहता। ठीक है, अब हम लोग सालुव वंश को पढ़ने के पहले स्वप्न नगरी, सालुव वंश को पढ़ने से पहले स्वप्न नगरी या कह सकते हैं पत्थरों का स्वप्न नगरी हम्पी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हम्पी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम्पी, ठीक है, हम्पी क्या है, पत्थरों की स्वप्न नगरी या पत्थरों का स्वप्न लोक। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन गौरवशाली साम्राज्य कौन है, विजयनगर का अवशेष है। कहा, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी पर कौन सा साम्राज्य स्थित था, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य स्थित था। अब देखेंगे कि प्राचीन स्मारकों का यह केंद्र उत्तरी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में बेंगलुरु से 353 किलोमीटर तथा बेल्लारी से 74 किलोमीटर और हासपेट से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है। हम्पी को आप देखेंगे, हम्पी को यूनेस्को ने भारत में स्थित विश्व विरासत का दर्जा, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा कब दिया गया था, 1986 को। 1986 ईस्वी को हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था। इस गांव में आज भी विजयनगर के साम्राज्य के अवशेष हैं। किस गांव में, हम्पी में आज भी विजयनगर साम्राज्य के क्या अवशेष, आज भी विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी के गांव में, हम्पी नामक गांव में देखे जा सकते हैं। अब देखेंगे इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से हम्पी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब देखेंगे हम्पी का जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे आप देखेंगे हम्पी को प्राचीन काल में कई नामों से जाना जाता था। जैसे कौन कौन सा नाम, पहला नाम है पंपा क्षेत्र। हम्पी को हम प्राचीन काल में पंपा क्षेत्र कहते थे। तो साथ साथ
भास्कर क्षेत्र, साथ ही साथ भास्कर से कौन कौन, पंपा क्षेत्र, भास्कर क्षेत्र, हम्पे, हम्पे, साथ ही साथ किष्किंधा, ठीक है, किष्किंधा, किष्किंधा क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। हम्पी नाम जो है, हम्पी कन्नड़, हम्पी जो है कन्नड़ क्षेत्र, हम्पे कन्नड़ शब्द, ठीक है, कन्नड़ शब्द हम्पे से पड़ा है, और हम्प शब्द तुंगभद्रा नदी के प्राचीन नाम पंपा से आया था। तुंगभद्रा के प्राचीन नाम कहां, पंपा से आया था, ठीक है। यहां तक कंफर्म हुआ। आगे आप देखेंगे हम्पी का इतिहास काफी प्राचीन है, लेकिन यहां आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी, और यह काफी कम समय में ही बेहद संपन्न और धनी राज्य बन गया, ठीक है। इसकी स्थापना विजयनगर कब की गई थी, 1336 ईस्वी में। किसको द्वारा की गई थी, हरिहर एवं बुक्का द्वारा, दोनों सगे भाई थे, ठीक है। और इसका नाम संगम वंश क्यों पड़ा था, क्योंकि उनके पिता का नाम संगम था, ठीक है। तो अब देखेंगे साम्राज्य जो है, यह साम्राज्य कृष्णदेवराय के शासनकाल में अपने चरम पर था। किसके शासनकाल में, कृष्णदेवराय के। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। बुद्धिमान कौन, बुद्धिमान तेनालीराम, ध्यान दीजिएगा, बुद्धिमान तेनालीराम, बुद्धिमान तेनालीराम इन्हीं के, किसके, कृष्णदेवराय के ही दरबार में थे। इस साम्राज्य का विस्तार मौजूदा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक था। किसका किसका, कर्नाटक, वर्तमान में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों तक था, ठीक है। अब देखेंगे कि यह अपनी संपत्ति, यह अपनी संपत्ति, कला, साहित्य, क्या क्या, संपत्ति, कला, यह अपनी संपत्ति, कला, साहित्य, संस्कृति, व्यापार, इन सब के लिए काफी, किसके, कला, साहित्य, साहित्य तो लिखा गया है, ठीक है। संपत्ति, कला, साहित्य, संस्कृति, हाँ ठीक है, संस्कृति और व्यापार, इन सब के लिए बहुत ख्याति प्राप्त कर चुका था, ठीक है। आप देखेंगे, लेकिन मुगलों के आक्रमण से विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो जाता है। इसके आक्रमण से, मुगलों के आक्रमण से विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो जाता है, और हम्पी भी खंडहर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। हम्पी भी खंडहर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखेंगे कि बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के जो मुस्लिम राज्य थे, इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए एक गठजोड़ बना लिया था। क्यों, क्योंकि ये बहुत संपन्न था, कला, साहित्य, संस्कृति, व्यापार, इन सब के लिए बहुत क्या था, बहुत संपन्न था। इसलिए इन पांचों जो मुस्लिम देश थे, कौन, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर,
बीदर, इससे अलग था, चार। इन चारों ने और बहमनी, इन सब लोगों ने क्या किया था, मुस्लिम राज्य ने एक गठजोड़ बना लिया था। और आप देखेंगे 1565 ईस्वी की इस लड़ाई में विजयनगर हार जाता है। 1565 में कौन था, 1565 में मल्लिकार्जुन था। ठीक है, इसमें क्या होता, हार जाता है। और फिर आप देखेंगे आगे क्या होता है, आगे मुगलों की सेनाओं ने इस शहर को बर्बाद कर दिया। हम्पी के एशिया में सबसे बड़े, ध्यान दीजिएगा, हम्पी एशिया में सबसे बड़े खुले स्मारकों वाला गुम हुआ शहर माना जाता है। खुले स्मारकों वाला गुम हुआ शहर माना जाता है। विजयवाड़ा राज्य की कतार में किलेबंदी की गई थी। अब आप देखेंगे कि इसका धार्मिक महत्व क्या है, हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके कुछ धार्मिक महत्व हैं, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं। नहीं तो हम्पी कहाँ है, आप जानते हो, विजयनगर साम्राज्य में। इस समय कहाँ है, आंध्रा में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका धार्मिक महत्व क्या था। हम्पी एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। मिथकों के अनुसार, रामायण या आप कह सकते हैं एक रामायण कथा के अनुसार, भगवान राम और लक्ष्मण जब मां सीता की तलाश में भटक रहे थे तो वह किष्किंधा क्षेत्र में, वहां के शासक, किष्किंधा क्षेत्र इसका नाम इसीलिए किष्किंधा क्षेत्र है, ध्यान दीजिए। किष्किंधा क्षेत्र में जो वहां के शासक बानर भाइयों वाले सुग्रीव और मां सीता की खोज में पहुंचे थे। ठीक है, इस क्षेत्र का एक प्रख्यात धार्मिक आकर्षण कौन था, विरूपाक्ष मंदिर भी था। इस क्षेत्र का एक मंदिर था, विरूपाक्ष मंदिर था। यह भी क्या है, आकर्षक का, धार्मिक आकर्षण का, यह आकर्षक का केंद्र है। और यह जो है, जो विजयनगर के देवता भगवान विरूपाक्ष को समर्पित था। विजयनगर के देवता कौन थे, विरूपाक्ष मतलब विष्णु। विरूपाक्ष देवता को समर्पित था। ठीक है, हम्पी में प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में वार्षिक समारोह मनाया जाता है, जिसे हम हम्पी उत्सव या विजय उत्सव कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, नवंबर माह में जो मनाया जाता है, हम क्या कहते हैं, हम उसे हम्पी उत्सव या विजय उत्सव नाम से जानते हैं। ठीक है, बस हम्पी में इतना है। अब हम लोग पढ़ेंगे शालू वंश को। ठीक है, हम लोग शालू वंश को पढ़ेंगे। शालू वंश, शालू वंश या शालू राजवंश, जिसका शासनकाल है 1485 से 1505 ईस्वी। ठीक है, और इसका स्थापना कौन किया था, शालू नरसिंह। शालू नरसिंह। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, शालू नरसिंह को पढ़ेंगे। ठीक है, शालू नरसिंह, जिनका शासनकाल है 1485 से 1485 से
1490 ईस्वी। ठीक है, 1485 से 1490 ईस्वी। अब देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को प्रथम बार बलपूर्वक प्राप्त करने के बाद सालू वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रथम बार बलपूर्वक, जिसे क्या कहता है, जिसे कहा जाता है प्रथम बलापहार, जिसे हम प्रथम बलापहार कहते हैं। संगम वंश में आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में विजयनगर में पहली बार जो बलपूर्वक, प्रथम बार बलपूर्वक जो सत्ता हस्तांतरित करी गई थी, उसे, इस घटना को इतिहास में प्रथम बलापहार कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि सालू नरसिंह ने प्रथम बार बलपूर्वक विजयनगर की सत्ता को हस्तांतरित करके सालू वंश या सालू राजवंश नामक नए वंश की स्थापना करी। ठीक है, अब देखेंगे यह जो है विजयनगर का दूसरा राजवंश है। यह जो है विजयनगर का दूसरा राजवंश है, जिसका संस्थापक कौन है, जिसका संस्थापक सालू नरसिंह था। ठीक है, अब देखेंगे सत्ता प्राप्त करने के बाद इसने विजयनगर के सामंत शासकों एवं विद्रोही नायकों के विद्रोहों का क्या करता है, दमन करता है। साथ ही साथ तत्पश्चात विदेशी आक्रमणों का मुकाबला करता है। इसको दो काम करना पड़ता है। पहले क्या कर, क्योंकि इसने सत्ता को बलपूर्वक हस्तांतरित करा था, तो अगर सत्ता बलपूर्वक आप हस्तांतरित कर रहे हो तो आपके विरोध में कुछ लोग होंगे। तो कौन थे, सामंत शासक थे, जो विजयनगर के सामंत शासक थे। सामंत शासक प्लस कौन, सामंत शासक के साथ ही साथ नायकों, इन दोनों का क्या करा, पहले दमन करा, विद्रोह का दमन करा। फिर इसके बाद क्या करा, विदेशी आक्रमणों का मुकाबला करता है। ठीक है, सालू नरसिंह के समय में उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने, कौन, उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति क्या करते हैं, विजयनगर पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। ठीक है, विजयनगर पर आक्रमण कर देते हैं। कौन, उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति जो है विजयनगर पर आक्रमण कर देते। आप देखेंगे कि तथा उसे पराजित कर सालू नरसिंह को क्या करते हैं, पराजित करके बंदी बना लेते हैं। ठीक है, सालू नरसिंह इसमें क्या होता है, पराजित होता है। पराजित होता है कौन, सालू नरसिंह पराजित होता है, तथा पुरुषोत्तम गजपति क्या करते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं। किंतु आप देखेंगे सालू नरसिंह द्वारा अपने मुक्ति की याचना करने पर पुरुषोत्तम गजपति क्या करते हैं, उन्हें मुक्त कर दिया। तथा आप देखेंगे पर लेकिन उदयगिरी का प्रदेश गजपतियों के अधिकार में चला गया। इनसे जो है उदयगिरी समझौते के बाद, इनको मुक्त करने के बाद उदयगिरी पर किसका अधिकार हो गया, उदयगिरी पर गजपतियों का अधिकार
हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद आप देखेंगे कि अपनी इस पराजय से सालू नरसिंह हतोत्साहित नहीं होता है, घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है। क्या करता है? सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने अरब व्यापारियों से, किससे? सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों से क्या करता है? अरब व्यापारियों से अधिक घोड़े, अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए उन्हें प्रलोभन व प्रोत्साहन दिया। क्या क्या दिया? प्रलोभन देता है प्लस प्रोत्साहन देता है। उसने कर्नाटक के तुलव प्रदेश पर विजयनगर की सत्ता स्थापित हुई। ठीक है, कर्नाटक के तुलव प्रदेश पर विजयनगर की सत्ता स्थापित हुई। आप देखेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश 1490 ईस्वी में इसकी, नरसिंह की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद सालू नरसिंह के जो उत्तराधिकारी हैं वो लोग बैठते हैं। अब आप देखेंगे सालू नरसिंह के जो उत्तराधिकारी हैं इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग तुलु वंश को भी पढ़ें। बस आज इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग इस कंटेंट के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।